हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इस चैप्टर को हम एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि हमसे कोई भी टॉपिक छूटे ना, और बहुत ही बारीकी से इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। बच्चों, हमने अपने आसपास कई तरह के आपने पौधे देखे होंगे, जंतु देखे होंगे, ठीक है, और बहुत ही सारे सजीव देखे होंगे। तो सजीव हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, किन्हें कहते हैं सजीव? जो जिंदा होते हैं, जो गति करते हैं, जो जिनको भोजन की आवश्यकता होती है, वो सारे क्या होते हैं? वो सारे सजीव होते हैं। ठीक है, तो आपने आसपास बहुत से देखे होंगे सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव किन्हें कहते हैं? जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। जैसे आप पौधे हैं, वो भी सजीव होते हैं, तो आप उन्हें आँखों से देख सकते हो। मानव है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उन्हें भी आप अपनी आँखों से देख सकते हो, क्योंकि वो भी सजीव हैं। लेकिन पृथ्वी पर और भी बहुत सजीव हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, जिनको किसी यंत्र की सहायता से देखा जाता है। ठीक है, तो उन सबको हम क्या कहेंगे? सूक्ष्मजीव कहेंगे। तो सूक्ष्मजीव किन्हें कहेंगे? जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते और उसको देखने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? सूक्ष्मजीव। ठीक है बच्चों, तो सूक्ष्मजीव हमें पता चल गया। तो हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो हमारे जो सूक्ष्मजीव होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, वो हमारे कुछ होते हैं फ्रेंड्स भी होते हैं, और कुछ जो हमारे होते हैं शत्रु भी होते हैं, जिनसे हमारी दुश्मनी होती है, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है वो। ठीक है, तो हमें सूक्ष्मजीव पता चल गया। ठीक है, अब हम थोड़े सूक्ष्मजीवों के उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के लिए मान लो आपने वर्षा ऋतु में बारिश का जब मौसम होता है, तो आपने देखा होगा आपकी ब्रेड और रोटी जो होती है, कभी ज़्यादा दिन रखने पर सड़ने लगती है। ठीक है, तो जब आप उसकी सतह को देखेंगे तो उस पर क्या होते हैं? सफ़ेद काले धब्बे से उसकी सतह जो है ढक जाती है। ठीक है, तो जब आप उस जो धब्बे होते हैं, सफ़ेद काले धब्बे होते हैं, उन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन जब आप उसे लेंस की सहायता से देखेंगे, आवर्धक लेंस की सहायता से। आवर्धक लेंस में क्या होता है? जो छोटी चीज़ होती है उसमें वो हमें बड़ी दिखने लगती है, तो उसकी सहायता से जब आप देखेंगे उन सूक्ष्म जीवों को, तो वो काले रंग की गोल गोल छोटी छोटी, जो सूक्ष्म मतलब छोटी छोटी जो होती हैं, छोटी छोटी आपको संरचनाएं दिखेंगी। ठीक है, तो ये क्या है? इन्हें भी सूक्ष्मजीव कहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये संरचनाएं क्या हैं, ये कहाँ से आई? ठीक है, तो हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे 2.1 सूक्ष्मजीव। तो एक्टिविटी नंबर 2.1, बगीचे अथवा मैदान में से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपको आपके स्कूल में लैब में भी करवाएंगे ये, जब स्कूल खुल जाएंगे, तो आपने क्या करना है? आपको क्या करना है? एक बीकर लेना है, उसमें बगीचे अथवा मैदान से क्या लेना है? उसमें गीली मिट्टी लेनी है, और उसमें बीकर में डाल देना है, और उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देना है। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? तो बच्चों, आपने क्या करना है? वो जो गीली मिट्टी है आप लेंगे उसे, तो आप उसे क्या लेना है? एक स्लाइड पर लेना है। स्लाइड कैसी होती है? जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसे स्लाइड कहते हैं। तो इस पर क्या लेना है? उस जो मिट्टी है, हमारे मिट्टी के कण बैठ जाएंगे उस पर, तो हमने मिट्टी को लेना है उस स्लाइड पर। तो आपने ना उसको देखना है, तो आप कुछ देखेंगे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, आपको वो देखना है। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे, और दर्शी जिसको हम देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी उन्हें कहेंगे जो बहुत सी छोटी छोटी सजीव होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो उससे आप जब देखेंगे तो उस पर आपको बहुत ही छोटे छोटे तरह के कण दिखाई देंगे। ठीक है, छोटे छोटे तरह के सूक्ष्म दिखाई देंगे, जीव दिखाई देंगे आपको छोटे छोटे। तो ये हमारी एक्टिविटी नंबर 2.1 थी, इसे आप कर सकते हैं। और एक एक्टिविटी हमारी 2.2 है, इसे भी आप कर सकते हैं। एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए। आपने तालाब अगर आपके घर के आसपास होगा, तो आप उसमें से जल की थोड़ी सी बूंद लेनी है। कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका प्रेक्षण करना है। ठीक है, फिर से स्लाइड लेना है, उस पर क्या करना है? कांच की स्लाइड जो लेना है उस पर उसको फैला देना है, और फिर से सूक्ष्मदर्शी से देखना है आपने क्या देखा। तो बच्चों, पहले वाले पे आप क्या देखोगे? जो हमारा क्रियाकलाप 2.1 था, हमारी एक्टिविटी 2.1 थी, उसमें आप देखोगे कि आपको स्लाइड जो है उस पर सूक्ष्मजीव हमने पढ़ा था, बहुत छोटे जो होते हैं, हमें आंखों से नहीं देखे जा सकते, वो गति करते दिखाई देंगे। ठीक है,
तो इससे क्या पता चलता है हमें, जो मिट्टी है और पानी है उनमें भी बहुत से छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं। जो भी हमारे पृथ्वी पर जितना भी चीज़ है उस पर थोड़े सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, जब आप सांस अंदर लेते हो फिर भी आपके साथ कई सूक्ष्म जीव आपके अंदर जाते हैं, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो उसके साथ अनेक सूक्ष्म जीव हैं जो बाहर आते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला इस एक्टिविटी से, जो मिट्टी है पानी है उनमें भी बहुत से छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है सूक्ष्मजीव बहुत छोटे होते हैं और हम उनको हम यंत्र की सहायता के बिना नहीं देख सकते। ठीक है, और हमने कुछ सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ा, जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक हो गए जो ब्रेड पर उग जाते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से हमने देखा था उनको, लेंस की सहायता से। ठीक है, और जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते, यही कारण है इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। ठीक है, हमें बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो सूक्ष्मजीव है नहीं दिखाई देते तो हम इन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्मजीव कहते हैं। अब हमने जो सूक्ष्म जीव हैं जो आँखों से नहीं देखे जा सकते, जिन्हें यंत्र की सहायता से देखा जाता है, हमने उसको 4 वर्गों में बांट दिया है। 4 उसके मुख्य वर्गों में हमने उन्हें बांट दिया है। तो पहला वर्ग क्या है, जीवाणु। दूसरा वर्ग क्या है, कवक। तीसरा वर्ग है प्रोटोजोआ, और लास्ट जो वर्ग है, चौथा वर्ग, शैवाल है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने 4 हमने सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अब इनके बारे में इनको लाइन वाइज हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसके अलावा बच्चों एक और होता है सूक्ष्म जीव जिसका नाम है विषाणु, वायरस। जैसा आजकल फैला हुआ है ना कोरोना वायरस, तो वो भी एक तरह का विषाणु है, एक तरह का वायरस है, और वो बहुत छोटा है। आपको अपनी आंखों से आपने कभी नहीं देखा होगा उसको, लेकिन है बहुत खतरनाक है ना। कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कोविड-19 जो है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का वायरस है, ये भी एक तरह का विषाणु ही है जो बहुत छोटा है और जिसे हम आँख से नहीं देख पाते। लेकिन जो ये वायरस होता है, जो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल होते हैं, इसके अलावा जो ये वायरस होता है, विषाणु होता है, ये इन चारों से थोड़ा अलग होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये केवल परपोषी में ही पाया जाता है। परपोषी हमने पढ़ा था, किन्हें कहते हैं हम परपोषी, जो अपने भोजन के लिए खुद भोजन नहीं बनाते, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, उन्हें क्या कहते हैं हम, परपोषी कहते हैं। तो ये जो जीवाणु वायरस है, ये वायरस कहाँ पर पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं या फिर जंतु कोशिकाओं में उनको पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं, जैसे हमारा मानव शरीर है, उसमें हमारे शरीर में बहुत सी कोशिकाएं होती हैं। हम कोशिका चैप्टर में ये पढ़ेंगे कोशिकाओं के बारे में डिटेल से। तो ये जो कोशिकाएं हैं उनमें जो है ये वायरस पाए जाते हैं। ठीक है, और अब कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू कहते हैं जिसे, और जो खांसी होती है किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा। आपने देखा होगा कोरोना वायरस के भी थोड़े से लक्षण हैं, जैसे हमारे गले में खांसी, ठीक है, गले थोड़ी सी खांसी होती है, बुखार होता है, तो ये सारे किसके लक्षण हैं, वायरस के लक्षण है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपको पूछेंगे जुकाम है जो कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, ठीक है, तो आपने वायरस लिखना है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने उनके रोग याद करने हैं और किसका कारण है ये भी याद करना है। ठीक है, तो जैसे कि जुकाम, फ्लू और खांसी है वो किसके द्वारा होते हैं, विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा होते हैं। और जैसे कि पोलियो और खसरा भी विषाणु द्वारा ही होता है। ठीक है, तो आपने पोलियो और खसरा भी याद रखना है कि ये जो वायरस द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, तो अब है अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। अतिसार एक बीमारी है और मलेरिया भी किसके द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। और टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। जीवाणु किन्हें कहते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं। बहुत से हमारे पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों संख्या में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो हम उन्हें जीवाणु कहते हैं। तो जो टाइफाइड है और क्षय रोग है वो किसके द्वारा होता है, टीबी जिसे हम बोलते हैं क्षय रोग को, किसके द्वारा होता है, वो जीवाणु द्वारा होता है, एक बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है बच्चों, तो इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप क्लास 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। आपने बहुत से क्लास 6 और 7 में बहुत से सूक्ष्म जीवों के विषय में पढ़ा होगा। तो अब हम पढ़ेंगे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल के बारे में। तो जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें देखिए ये जीवाणु है, पिंक कलर का आपको दिख रहा होगा, जो स्पाइरल जीवाणु है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये छड़नुमा जीवाणु है। और ये शैवाल आपको दिख रहे होंगे कुछ, क्लाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। शैवाल बच्चों आपने ज़्यादातर अपने घर तालाब में देखा होगा, जो जम जाती है काई हरी हरी कलर की, उन्हें शैवाल कहा जाता है। तो इन कुछ शैवालों के नाम है क्लेमाइडोमोनास और एक स्पाइरोगाइरा। अब प्रोटोजोआ किन्हें कहते हैं, जो
जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो एक कोशिक होते हैं, जिसे अमीबा हो गया, और पैरामीशियम में क्या है, सारे प्रोटोजोआ हैं। अब कवक राइजोपस जो ब्रेड होती है उस पर लग जाती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, राइजोपस। और ये पेंसिलियम है, और ये एसर पर जीलस है, ठीक है। तो ये सारे किसके नाम है, कवक के। तो आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि कुछ कवकों के उदाहरण दीजिए, तो आप कवक में 2-3 नाम इसके लिख सकते हैं, जैसे पेंसिलियम हो गया, राइजोपस हो गया, ठीक है। शैवाल के पूछ सकते हैं, प्रोटोजोआ। तो ये बहुत ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये विषाणु है, वायरस। आप कोरोना वायरस, अगर आपसे कुछ वायरस के नाम पूछ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आपको अब नया वायरस भी एक आ गया है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसका नाम आप सारे जानते ही होंगे, कोविड-19। तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। और विषाणु ये देखिए आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में जान लिया, जो विषाणु होते हैं, ठीक है, वायरस होते हैं, जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, कवक के बारे में पढ़ लिया, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ लिया। तो अब हमें ये रहते कहाँ हैं, ये पढ़ना है, सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो 2.2 टॉपिक है हमारा, सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्मजीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ। अब एक कोशिक किन्हें कहते हैं, जिनमें एक ही कोशिका हो, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे हम, एक कोशिक कहेंगे। तो सूक्ष्मजीव कैसे हो सकते हैं, एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, ये क्या है, सारे एक कोशिक हैं। तो कैसे पूछेंगे क्वेश्चन कि एक कोशिक सूक्ष्मजीवों के कुछ नाम लिखिए, तो आप क्या लिख सकते हो, उसमें जीवाणु लिख सकते हो, शैवाल लिख सकते हो और प्रोटोजोआ। और बहुकोशिक भी होते हैं, ठीक है, बहुकोशिक जीवाणु वो सूक्ष्मजीव भी होते हैं। तो आप बहुकोशिक में भी कई शैवाल होते हैं और कई कवक भी जो होते हैं बहुकोशिक होते हैं, ठीक है। बहुकोशिक जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जो ये एक कोशिक और बहुकोशिक हो सकते हैं सूक्ष्मजीव, ठीक है बच्चों। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। तो जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत ज़्यादा सहन शक्ति होती है इन्हें, ये कहीं भी पाए जा सकते हैं। जैसे बर्फीली जगह होती है, जो पहाड़ों में रह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी होती है वहाँ भी ये रह सकते हैं, हर परिस्थिति में ये जीवित रह सकते हैं, ठीक है बच्चों। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या कहना चाह रहा है पैराग्राफ, ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं जो दूसरों सजीवों के पर आश्रित होते हैं, जैसे हमारे शरीर में कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं, लेकिन जो कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये अकेले रह सकते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी सजीवों की आवश्यकता नहीं होती जिंदा रहने के लिए। लेकिन जो कवक है और जीवाणु है, जो समूह में रहते हैं, ठीक है। सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं हमें पता चल गया, अलग अलग शरीरों पर सजीवों में पाए जाते हैं। कुछ स्वतंत्र रूप से रहते हैं और कुछ बर्फीली जगहों पर रहते हैं, कुछ गर्म जगहों पर रहते हैं। तो ये सारे सूक्ष्मजीव का रहने का स्थान है। तो अब हम पढ़ेंगे टॉपिक 2.3 टॉपिक सूक्ष्मजीव और हम। हमारा क्या नाता है सूक्ष्मजीव से, सूक्ष्मजीव हम पर कैसे आश्रित हैं, या फिर हम सूक्ष्मजीवों पर कैसे आश्रित हैं, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें पता होना चाहिए कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, कुछ जो वायरस और बैक्टीरियाज, कवक, प्रोटोजोआ ये होते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं तथा कुछ हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक होते हैं। जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है हमारी लाइफ में। लेकिन जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करें, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसका पढ़ेंगे अच्छी तरह से। मित्रवत सूक्ष्मजीव, मित्रवत सूक्ष्मजीव का क्या मतलब हुआ, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिनको हमें बहुत ज़्यादा, जिनकी ज़रूरत है हमें, ठीक है। सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। बच्चों आपको पता होना चाहिए, सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, इनका हम यूज़ करते हैं कि क्या करने के लिए, दही बनाने के लिए। आपने देखा होगा दूध से दही बनाने के लिए उसमें सिरका डाला जाता है, जो सिरका होता है उसमें भी कई तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। ब्रेड में भी बहुत से जीव पाए जाते हैं। केक बनाने के लिए भी बहुत से सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बच्चों। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं उनका शराब, अल्कोहल किसे कहते हैं, शराब को, तो शराब बनाने में भी कई सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है,
ठीक है बच्चों, तो हमारे क्या हुआ, जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, अवशिष्ट किसे कहते हैं, कार्बनिक अवशिष्ट सब्जियों के छिलके होते हैं, जंतु अवशेष होता है, विष्ठा, ये सारे क्या हुए, कार्बनिक अवशिष्ट हैं का इनका जो अपघटन होता है किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं द्वारा किया जाता है इसका अपघटन। हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में खाद बनाने वाले में, फसल उत्पादन और प्रबंध में पढ़ा था हमने, जो जीवाणुओं द्वारा जो सूक्ष्म कार्बनिक अवशिष्ट होता है, खाद होती है, उसको मिलाने में अच्छी तरह से वो क्या करता है, मिट्टी को पोला करता है। तो जीवाणुओं को बहुत सारा इंपॉर्टेंट हुआ उसमें। तो क्या हुआ, ये जो कार्बनिक अवशिष्ट है उसमें जो जीवाणु होता है उसको बहुत ज़्यादा मिलाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ इससे जीवाणु का खाद बनाने में। तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं, हानि जिसमें हानि नहीं होती, हानि रहित मतलब जिसमें हानि नहीं होती। स्मरण कीजिए, जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो कुछ जीवाणु जो होते हैं मिट्टी में वो क्या करते हैं, जो गैसीय नाइट्रोजन होती है उसे पौधों में लाते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया मित्रवत सूक्ष्मजीव हो जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे दही और ब्रेड का बनना, उसमें सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका है। आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने थोड़े दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों। देखो बच्चों, अपनी मम्मी को देखा होगा आपने, जो दूध होता है, गर्म दूध होता है, उसमें वो थोड़ा सा दही मिलाती हैं, जिससे वो पूरा दही बन जाता है, ठीक है। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिसे लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, ठीक है बच्चों। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो क्या करता है, जो दही होता है, हमें पता है दही में लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव पाया जाता है, ठीक है, एक तरह का जीवाणु है, ये बैक्टीरिया है एक तरह का, ठीक है, जो क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दही में कौन सा सूक्ष्मजीव पाया जाता है, कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, लैक्टोबैसिलस। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों है। जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं। इसमें इडली एवं डोसा बनता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि इडली भी फूलती है, जो हमारा वो है क्या नाम, जिसको बोलते हैं हम इडली, जो भटूरा है, भटूरे को क्या होता है, वो फूलता है, तो उसमें क्या डालते हैं, आपने देखा होगा रात को जब हम भटूरे का पेस्ट बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा दही डालते हैं, थोड़ा सा सोडा डालते हैं, तो इससे क्या होता है, वो उभर जाता है, तो उसमें भी एक तरह के जीवाणु मिले होते हैं, ठीक है बच्चों। अभी एक्टिविटी है एक क्रियाकलाप 2.3। एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। इसमें थोड़ी मात्रा 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। जो ईस्ट पाउडर होता है उसमें जीवाणु पाए जाते हैं। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं, क्या आपने गूंथे हुए मैदे को उठा फूला हुआ पाया। बच्चों, ऐसा ही होता है। जो ईस्ट है, ईस्ट में बहुत सारे जो सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, ठीक है। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री या केक बनाए जाते हैं। जो ईस्ट है उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, उसका यूज़ ब्रेड बनाने में किया जाता है, पेस्ट्री बनाने में किया जाता है, केक बनाने में किया जाता है। जो भी टेस्टी जो आपको मुँह में पानी ना आ जाए, इतना केक खाने का मन सबका करता है। तो ये जो सब चीज़ हैं उसमें ईस्ट का यूज़ किया जाता है ताकि वो फूल जाए, ठीक है। तो ईस्ट भी क्या हुआ, ईस्ट में भी एक तरह के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो हमारे भोजन को अधिक फूला हुआ बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, कहाँ कहाँ वाणिज्य में उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। एसिटिक एसिड किसे कहते हैं, जैसे आप बच्चों आपने वो देखा होगा थीनर देखा होगा, जो नेल पेंट छुड़ाने के लिए किया जाता है, उसे भी एसिटिक एसिड होता है उसमें, जिससे आपकी नेल पेंट छूट जाती है। शराब बनाने में यूज़ किया जाता है सूक्ष्म जीवों का।
ठीक है। इन सब का उत्पादन करने में अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड के उत्पादन करने में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। ठीक है। जौ, गेहूँ, चावल या फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल या शराब का उत्पादन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ लिया सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों का? अल्कोहल बनाने में, एसिटिक एसिड का उत्पादन करने में, इन सब का उत्पादन करने में हमारे को सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना होता है। ठीक है। अब हमें एक एक्टिविटी है, क्या एक्टिविटी है? 2.4 एक्टिविटी। 500 ml का एक बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक जल भरिए, मतलब उसका ज़्यादातर हिस्सा पानी से भरा होना चाहिए। ठीक है। अगर 4 भाग होंगे उसमें तो 3 भाग उसमें से पानी से भर देना है। इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलिए, इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए, इसमें 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढककर रखिए। अब विलयन को सूंघकर देखिए। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, किण्वन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं हम? किण्वन। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। औषधीय मतलब मेडिसिन बनाने में कैसा यूज़ किया जाता है, कैसे हम सूक्ष्म जीवों को मेडिसिन बनाने में उसका यूज़ कर लेते हैं। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा जब आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं? आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। ठीक है। और भी बहुत सी गोलियां देते हैं आपको खाने के लिए। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ठीक है। तो ये औषधियाँ कहाँ से आती है? सूक्ष्म जीवों से पाई जाती हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। जो कवक है हमारे एक तरह के हमने पढ़ा है, कवक जो है हमारे सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का में ही एक भाग जो है कवक है, तो वो क्या करता है? प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है कवक से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं। ये क्या है? सारी प्रतिजैविक हैं। इन सब दवाइयों का यूज़ किया जाता है जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेडिसिन बनाने में सूक्ष्म जीवों का। तो हम कह सकते हैं जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे एक तरह से फ्रेंड भी हैं। ठीक है। ठीक है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। तो क्या हुआ? जो सूक्ष्म जीव हैं मेडिसिन बनाने में उनका यूज़ किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सूक्ष्म जीव हमारी लाइफ के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट अभी हम इतना थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर हमारा एक लेक्चर और होगा इसके बाद, जिसमें हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पशु आहार व कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। बच्चों, आपने देखा है कि जो पशु होते हैं, जो कुक्कुट होते हैं, ठीक है, जो हमारे डॉग्स होते हैं, पशु होते हैं, उनमें भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो उन्हें क्या करते हैं? उनके आहार में हम क्या मिलाते हैं? प्रतिजैविक मिलाते हैं। प्रतिजैविक जो क्या करता है? जो हमारी शक्ति है अंदर की, हमारी प्रतिरक्षा क्षमता है, उसको बढ़ाता है प्रतिजैविक। ठीक है। तो हम उनके आहार में क्या मिला लेते हैं? प्रतिजैविक मिलाते हैं। ठीक है। तो क्या करता है? पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। जो सूक्ष्म जीव, बेकार से सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स नहीं होते, वो अगर पशुओं में चले जाते हैं, अगर उनको कोई बीमारी हो जाती है तो हम प्रतिजैविक का यूज़ करते हैं। ठीक है। क्यों करते हैं? प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। प्रतिजैविक का यूज़ कहाँ किया जाता है? पौधों में भी कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं, वो सूखना शुरू कर देता है अपने वक्त से पहले ही, सड़ने लगता है, तो उसमें भी प्रतिजैविक का यूज़ किया जाता है। ठीक है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। हमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए जब तक कि हम डॉक्टर की सलाह ना ले लें। ठीक है बच्चों, यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार आप जब बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। बच्चों, आपको जब मान लीजिए आपको बुखार नहीं है, लेकिन फिर भी आप बुखार की दवाई ले रहे हैं, तो वो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपको अगली बार बुखार होगा तो जब आप उसकी दवाई लेंगे तो आपको वो असर नहीं करेगी। ठीक है।
तो हमें ध्यान रखना चाहिए जब हमारी तबीयत ख़राब हो तभी हम जो है प्रतिजैविक लें, ऐसे हमें प्रतिजैविक नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। सर्दी जुकाम या फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। प्रतिजैविक किसे एंटीबायोटिक्स क्यों लेते हैं हम? बैक्टीरिया को मारने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें सर्दी जुकाम होता है और फ्लू होता है तब हमें ये दवाई कोई भी काम नहीं करती, क्योंकि जो ये सब बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम और फ्लू है, जो ये वायरस द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है। ठीक है। तो इतना आज हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वैक्सीन से शुरू करेंगे अपना चैप्टर। एक लेक्चर का और ये पूरा चैप्टर होगा। तो आज हमारा चैप्टर इतना हो गया, ख़त्म हो गया। अगर आप इसको अच्छी तरह से आपने जो भी मैंने आपको वो बताए हैं, अंडर डेफिनेशंस बताई हैं, उसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और इस चैप्टर को फिर से अपने मन में एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। बहुत ही ईजी चैप्टर है, सूक्ष्म जीवों के बारे में है। तो ये चैप्टर हमारा इतना ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट में हम बाकी सब पढ़ेंगे टॉपिक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सकता है उसे कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को बांटें ताकि उन तक भी पढ़ाई जो है पहुंच सके, क्योंकि स्कूल इस टाइम बंद है। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू।